हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, मज़े में, बढ़िया पढ़ाई चल रही है, मस्त। देखो, हम लोग टेंसर के अगले पार्ट पर आ गए हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने स्टार्टिंग के वीडियो में, तो इस पार्ट को पढ़ने से पहले आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक सिखाए थे। मैंने बताया था, बहुत इम्पॉर्टेंट, कि भाई टेंसर का मतलब क्या होता है और आइंस्टीन समेशन उसमें मैंने कैसे आपको बताया था। फिर मैंने आपको डमी सफिक्स और रियल सफिक्स के बारे में भी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, देखो, आज हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों को समझेंगे। आज सबसे पहले हम लोग समझेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। देखिए, अगला कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। देखो, जरा ध्यान दो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, जरा समझो इस बात को बच्चों। देखो, जैसे क्या होता है कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, देखो भाई, सारे वीडियो कनेक्टेड हैं। इस वीडियो को पढ़ने से पहले पिछला वाला वीडियो जरूर देखिए, और है ना, अगर आप कोई वीडियो स्किप करेंगे तो ये टॉपिक बहुत टफ होता है। देखो, फिर टेंसर में टेंशन हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये काफ़ी टफ होता है, तो पुराना वीडियो जरूर देख लीजिए इसको पढ़ने से पहले प्लीज़, तब आप इस वीडियो पर आइए। मैं बार बार कह रहा हूँ। देखो क्या होता है, देखो बच्चों, मैंने समझाया था कि जैसे मान लो कोई वेरिएबल है, मान लो एक वेरिएबल है x-1, x-1। ठीक है, ये वेरिएबल है मेरा, और ये कई सारे वेरिएबल का फंक्शन है। मतलब एक वेरिएबल कई सारे वेरिएबल पर डिपेंड करता है। मान लो जिस पर डिपेंड करता है वो ये है, x1, x2, x3 से लेकर के xn। तो देखो, इसको ऐसे लिखते हैं x-1 ऑफ, x-1 ऑफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो x-1 है, जो x-1 है ना, ठीक है, ये डैश है, ये 1 है। ठीक है, ये x1, x2, x3, xn पर डिपेंड करता है ना। मान लो मैंने लिखा x2 डैश, सॉरी x-2, और ये है x-2 ऑफ x1, x2 से लेकर के xn, यानी ये भी उन्हीं सारे वेरिएबल पर डिपेंड करता है ना। मतलब देखो, इसी प्रकार x-n भी इन सारे वेरिएबल पर डिपेंड करता है। देखो क्या होता है, जैसे आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, देखो ये सब चीजें आपस में मिली जुली हैं। तो यही बात मैंने पहले वीडियो में समझाई थी कि कैसे, मतलब रियल एनालिसिस आया, फिर कॉम्प्लेक्स आया, फिर वेक्टर आया, फिर टेंसर आया। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स में कि मान लो w एक फंक्शन है z का, कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन है। तो जैसे w को क्या लिखते हैं, u प्लस आई वी, डब्ल्यू का मतलब u प्लस आई वी, और एफ जेड मान लो आपने लिखा जेड स्क्वायर प्लस जेड, मान लो जेड स्क्वायर प्लस जेड लिखा, जेड का फंक्शन है ये। अब जेड क्या होता है, जेड भी एक्स प्लस आई वाई होता है। तो आप लिखेंगे u प्लस आई वी बराबर एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आई वाई, ऐसे आप लिखेंगे। देखो, मैं चीज़ों को रिलेट कर रहा हूँ, जिससे जब चीज़ों में रिलेशन होता है तो बहुत सी बातें एक साथ समझ में आती हैं, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ याद करने के अलावा यहाँ कोई चारा नहीं बचता है। तो बेसिक से समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चीज़ों को रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, और यही तरह का तरीका है मेरा पढ़ाने का। आप एक चीज़ को पढ़ते पढ़ते बहुत सी बातें सीख जाएंगे। यही मेरा पढ़ाने का तरीका है कि मैं चीज़ों को रिलेट करूँगा हमेशा। देखो फिर क्या होता है, जैसे आप समझो यहाँ पर कि u प्लस आई वी है ना, w इक्वल टू फंक्शन ऑफ z मान लिया, w को u प्लस आई वी लिखा और z को लिखा x प्लस आई वाई। मान लो फंक्शन ये है, z का फंक्शन मान लो ये। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा क्या होता है, अंडर रूट -1, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, ये बात हमको मालूम है। तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2i xy और प्लस x प्लस आई वाई, समझो।
तो देखो यहाँ से क्या हो गया, u प्लस आई वी, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स, देखो रियल पार्ट एक तरफ और आयोटा कॉमन ले लें तो 2xy प्लस वाई। तो देखो रियल से रियल इक्वल करो तो u क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और v मतलब रियल से रियल इक्वल किया और इमेजनरी से इमेजनरी को इक्वल किया तो 2xy प्लस वाई। देखो क्या हुआ कि u जो है ये भी xy का फंक्शन है, तो इसको ऐसे लिखेंगे u ऑफ u xy, और v भी xy का फंक्शन है तो v ऑफ v xy। इसको देखो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि u ऑफ u xy एंड v ऑफ v xy। देखो u भी दो वेरिएबल का फंक्शन है और v भी दो वेरिएबल का फंक्शन है। अब देखो यहाँ पर n और n आ गए, मतलब देखो ये है ना x डैश 1, x डैश 2, x डैश 3, ये भी देखो n वेरिएबल है, और ये x1, x2, x3 ये भी देखो n वेरिएबल है। तो इनमें से हर एक वेरिएबल n वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि x डैश 1 इक्वल टू x डैश 1 ऑफ दिस, x डैश 2 बराबर x डैश 2 ऑफ दिस। मतलब ये भी इन सारे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, ये भी इन सारे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, ये भी इन सारे वेरिएबल, जैसे देखो यहाँ पर कि u भी x और y पर डिपेंड कर रहा है, v भी x और y पर डिपेंड कर रहा है। तो एक्चुअली ये प्लेन को कवर करता है, यहाँ दो दो वेरिएबल है, ये पूरा स्पेस कवर करता है, इसलिए यहाँ पर n वेरिएबल चल रहे हैं। मतलब जैसे क्या होगा, देखो अगर हम x और y की वैल्यू रखेंगे तो u और v मिलेगा, है ना। जैसे कि मान लो एक प्लेन में x और y चल रहे हैं और एक प्लेन में u और v चल रहे हैं। जैसे कि मान लो एक प्लेन में x और y चल रहे हैं और एक प्लेन में u और v चल रहे हैं, समझो, है ना। तो जैसे मान लो आपने x को 1 और y को 2 लिया तो u और v की वैल्यू कुछ मिलेंगी, है ना। तो मतलब एक प्लेन का दूसरे प्लेन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक प्लेन से दूसरा प्लेन मिलता है। जैसे कि आपने x को 1 और y को 2 रखा तो u v की वैल्यू कुछ भी मिल सकती है, फिर आपने x को 0 y को 1 रखा, फिर u v की वैल्यू कुछ मिल सकती है। तो जब जब आप x और y रखोगे तब तक आपको u और v मिलेगा। तो एक प्लेन का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे प्लेन में मिलता है, यही हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ते हैं। वहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाती है, जैसे वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि कुछ कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करते हैं, मतलब कुछ कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट के फंक्शन होते हैं। आप ऐसा समझिए कि u भी x और y का फंक्शन है और v भी x और y का फंक्शन है। तो एक प्लेन से दूसरा प्लेन मिलता है, एक प्लेन का दूसरे प्लेन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर देखो वही स्पेस में है कि ये भी इन सब का फंक्शन है, ये भी इन सब का फंक्शन है, ये भी इन सब का फंक्शन है, हर एक वेरिएबल इन सब का फंक्शन है, बात समझे। तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक n डायमेंशनल स्पेस का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे n डायमेंशनल स्पेस में होता है, क्योंकि यहाँ पर n कोऑर्डिनेट है ना, तो ये n डायमेंशनल स्पेस हो गया। समझो बात को ध्यान से, यानी जब हम x1, x2, x3, xn की वैल्यू रखेंगे तो हमें x1 डैश मिलेगा, x2 डैश मिलेगा, x3 डैश मिलेगा, x4 डैश मिलेगा, x डैश n मिलेगा, है ना। तो मतलब x1, x2, x3, xn ये एक स्पेस में है और x1, x डैश 1, x डैश 2 ये दूसरे स्पेस में है। तो एक स्पेस का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे स्पेस में हो रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो फंक्शन है ना, ये सिंगल वैल्यूड होते हैं। मतलब जैसे कि x और y की वैल्यू रखने से u की दो दो वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, सिंगल सिंगल वैल्यू मिलनी चाहिए और कंटिन्यूअस होने चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब कि x और y की किसी वैल्यू पर ऐसा ना हो कि u और v मिल ही ना पाए, मतलब x और y की हर वैल्यू पर u और v को मिलना चाहिए। तो ये फंक्शन सिंगल वैल्यूड और हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे कि मान लो मैं u को ऐसा लिख दूं, 1/x प्लस y माइनस 2। अब देखो जैसे आप अगर x को 1 y को 1 रखोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, u मिलेगा ही नहीं, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया x बराबर 1 और y बराबर 1 पर, है ना, क्योंकि x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने से u मिल ही नहीं पाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब फंक्शन x y की हर वैल्यू पर मिलना चाहिए
और हाँ सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड का मतलब ऐसा ना हो कि x और y रखने से u की दो दो वैल्यू मिलने लग जाए या v की दो दो वैल्यू मिलने लग जाए, वो नहीं चलेगा, है ना। तो यहाँ पर भी ये जो फंक्शंस हैं वो जैसे x1 x2 x3 xn वाले फंक्शन, ठीक है, जैसे कि ये इस पर डिपेंड कर रहा है, ये भी इस पर डिपेंड कर रहा है, ये भी इस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये सारे के सारे फंक्शन सिंगल वैल्यूड और कंटिन्यूअस होते हैं हमेशा, इस बात को ध्यान रखो। तो उस केस में इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ n डायमेंशनल स्पेस कहते हैं। लिखो जरा इसको ध्यान से, इसको जरा लिखो ध्यान से, पहले बताता हूँ आपको और बातें अभी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो तो यहां पर क्या है, देखो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, देखो इसको हम केवल एक सिंगल से भी लिख सकते हैं, x डैश i बराबर x डैश i और x1 x2 से लेकर के xn, मतलब इन सारी इक्वेशन को हटा करके हम खाली ऐसे भी लिख सकते हैं। i कहां से कहां वेरी करेगा, 1 2 3 से लेकर के n तक। तो इस एक ही इक्वेशन में n चीजें छिपी हुई हैं। कौन सी n चीजें, ये सब, i को 1 रखा ये मिला, i को 2 रखा ये मिला, i को 3 रखा आगे, फिर n रखा ये। तो ध्यान रखना, इट इज कॉल्ड, ये कहें या ये कहें बातें की है। अब इसी को देखो आसानी से लिखने का तरीका ये है, इट इज कॉल्ड, है ना, इफ x डैश i इज, ठीक है, फंक्शंस ऑफ x डैश 1 x डैश 2 x डैश n, या ऐसा कर दो कि इन पर डिपेंड कर रहा है ना। फंक्शन का मतलब ही होता है सिंगल वैल्यू, ध्यान रखना, तभी फंक्शन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कि एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, है ना। या ऐसा कह दो कि सिंगल वैल्यूड एंड कंटिन्यूअस फंक्शन, मोर करेक्ट देखो ये वर्ड है कंटिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है, सिंगल वैल्यूड एंड कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑफ x डैश x2 xn। कौन फंक्शन है ये क्या है, इसका मतलब n चीजें, इसमें ही n चीजें छिपी हुई हैं, x डैश 1 x डैश 2 x डैश 3, है ना। ये एक स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या है बोलो, दूसरे स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा स्पेस, सेकंड स्पेस है ये। तो एक स्पेस का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे स्पेस में होता है, मतलब इसमें n डायमेंशनल स्पेस है क्योंकि इसमें n कोऑर्डिनेट है, और ये भी n डायमेंशनल स्पेस है, इसमें भी n कोऑर्डिनेट्स हैं। तो एक स्पेस का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे स्पेस में हो रहा है, तभी इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन कब, जब ये सारे के सारे सिंगल वैल्यूड और कंटिन्यूअस फंक्शन होने चाहिए तब, मतलब सिंगल वैल्यूड होने चाहिए कौन कौन से, और कंटिन्यूअस होने चाहिए, मतलब इनकी हर वैल्यू पर ये डिफाइन होने चाहिए और इनकी एक वैल्यू से इनकी दो दो वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इनकी सिंगल सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। जैसे कि मान लो अगर मैं ये कहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा यू स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। अब देखो इससे क्या होगा, मान लो किसी ने x को 1 और y को 1 लिया, तो यू स्क्वायर बराबर 2, तो देखो u की दो दो वैल्यू आ जाएंगी, फिर तो देखो ये सिंगल वैल्यूड नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ये ऐसा ना हो, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स कहते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये सिंबल बहुत काम आते हैं यहाँ पर, लिखो जरा इसको ध्यान से। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, इकरार। अच्छा अब देखो जरा बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन हमको आना चाहिए भाई। डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन ये हमको आना चाहिए, ठीक है। तो आता होगा आपको, थोड़ा सा बता देते हैं देखो, क्योंकि इसकी यहाँ पर जरूरत पड़ती है आगे। देखो जैसे क्या होता है, इसको लिखो जरा ध्यान से, देखो
इसको देखो मिटाते हैं। देखो जैसे कि मान लो अगर एक फंक्शन है एक्स वाई जेड का, मान लो 3 वेरिएबल लिए एक्स वाई जेड, है ना। एफ एक फंक्शन है एक्स वाई जेड का, मतलब एफ एक्स वाई जेड पर डिपेंड करता है। तो जैसे मान लो अगर हम इसको t के रिस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, टोटल डिफरेंशिएशन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोटल डिफरेंशिएशन, डी को ना, डी को, और डेल को बोलते हैं पार्शियल। तो देखो क्या होता है, कुछ ऐसे करते हैं, पहले f को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे और फिर x को t के रिस्पेक्ट में टोटल करेंगे, फिर क्योंकि देखो ये 3 का फंक्शन है, फिर f को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल, फिर y को t के रिस्पेक्ट में टोटल। ये आपने पढ़ा होगा पुरानी क्लासेस में, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ये ऐसा रिजल्ट है, मतलब इसको रखो दिमाग में कि एक रिजल्ट होता है कि अगर 3 या 4 वेरिएबल का फंक्शन होता है तो। अच्छा फिर देखो डेल एफ अपॉन डेल वाई और डी वाई अपॉन डी टी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो जैसे ऐसा माना जाता है कि अगर हम डी टी हर जगह से काट दें, डी टी, हालांकि ऐसा करना गलत है लेकिन बस ऐसा सोच रहे हैं, ऐसे डी टी को काटते नहीं है ना, मतलब डी वाई और डी एक्स जैसे कि आप पढ़ते हो ना, डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डी वाई को डी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है, ये पूरा एक सिंबल होता है, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई होता है ऐसे। अच्छा अक्सर हम ये करते हैं ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में, आपने देखा होगा डी वाई यहाँ भगा दिया, डी एक्स वहाँ भगा दिया, तो ये एक्चुअली सही नहीं होता है ऐसा करना, ये गलती होती है, लेकिन उस गलती से फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो गलतियाँ हम लगातार करते आ रहे होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई को यहाँ रखा, डी एक्स को उठा के फेंक दिया, ऐसा करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, करा होगा आपने, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं कि डी वाई इधर आ गया डी। तो हालांकि ये स्टेप गलत होते हैं, लेकिन उस गलत करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर मिल जाता है, इसलिए वो गलती हम कंटिन्यू करते रहते हैं। उनको सही करने का तरीका भी होता है। अगर आप मेरे उस जैसे कि आप जाएं मेरे इंटीग्रेशन पर जाएं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पर जाएं, वहाँ 5वें या 6ठे वीडियो में मैंने बताया है कि ये गलत है और इसको सही करने का तरीका क्या है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 6ठे या 7वें नंबर का वीडियो है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की पूरी प्लेलिस्ट है 12 क्लास IIT के लिए, उस पर जाइए इनडेफिनिट पे। तो 6ठे या 7वें नंबर का वीडियो है, उसमें मैंने इसका मतलब समझाया है कि ये गलत है और इसको सही करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि अगर मैं उस चर्चा को यहाँ छोड़ दूंगा तो फिर हमारा 1 घंटा इसी में ख़राब हो जाएगा, फिर ये पढ़ नहीं पाएंगे। तो मतलब मैं हिंट दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ जाके आप कैसे कैसे चीज़ों को और डिटेल से समझना चाहें तो समझ सकते हैं। आपके लिए पूरा वर्ल्ड है, आपके लिए पूरा संसार खुला हुआ है, जितना चाहे बेटा सीख सकते हो, अथाह है, मेरे वीडियो में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, जितना चाहे आप सीख सकते हो। और अगर आपने सीख लिया तो आपको चिंता नहीं करनी किसी बात की, फिर आप कुछ ना कुछ निश्चित रूप से बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा चलो खैर देखो, फिर मैंने क्या बताया कि जैसे हम यहाँ पर इस dt को उड़ा दें, हालांकि गलत है, चलो गलती करते हैं, तो ये df ऐसे कुछ मिलता है, देखो डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल एफ बाई डेल जेड होगा, सॉरी ये z होगा, डेल एफ बाई डेल जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, ये z होगा, ठीक है ना, डेल एफ बाई डेल जेड इंटू डी जेड। देखो ऐसे होता है ये, देखो एग्जैक्टली यही काम यहां करें। देखो जैसे ये x डैश 1 है, तो x डैश 1 का देखो अगर हम यहां पर डिफरेंशिएशन निकालें, बिल्कुल देखो इसी सेम कॉन्सेप्ट से, देखो ये किस किस का फंक्शन है, x1 x2 xn का, तो बिल्कुल यही देखो डेल x1 और अपॉन, देखो यहाँ पर हम इसको कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम कर रहे हैं यहाँ पर, देखो जैसे इसको डेल एफ, ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो पहले x के रिस्पेक्ट में किया, तो यहाँ क्या हुआ, देखो डेल x डैश 1, तो पहले इसको x1 के रिस्पेक्ट में किया, फिर dx1, समझे ना। f मतलब ये f जो है इसका फंक्शन है, इसलिए f ऑफ f लिखते हैं यहाँ पर।
तो पहले f को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल किया, फिर टोटल किया, फिर इसी f को y के रिस्पेक्ट में, देखो यहाँ पर ये x-1 है ना, तो x-1 वाली इक्वेशन को मैंने उठाया पहले। तो देखो पहले मैंने उसको x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल किया, फिर टोटल किया। अब मैं इसी को देखो, इसी को डेल x-2 को मैं क्या करूंगा, सॉरी x1 1 ही है, ऊपर 1 ही रहेगा, यहाँ देखो ऊपर f ही रहेगा ना, हर जगह f। मैं क्या करूंगा, सेकेंड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल फिर टोटल, ऐसे करूंगा। ठीक है, तो ये टर्म हर जगह देखो, जैसे यहाँ डेल एफ रहा, पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियल फिर टोटल, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल, देखो यहाँ पर x-1 है ना, ये x-1 d ऑफ x-1 हमें करना है। तो पहले x1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल फिर टोटल, फिर इसी को x2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल फिर टोटल, और करते 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 इसको मिटाना पड़ेगा ये मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं देखो इसको। चलो फिर इसको यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं यहाँ पर, ऐसे करते 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 देखो ये जाएगा डेल x-1 अपॉन डेल xn और dxn, ऐसे जाएगा ये। ठीक है, इसी के बाद देखो ऐसे सबके इसी प्रकार देखो, अगर हम सेकेंड इक्वेशन को उठाएं dx-2, तो देखो क्या होगा, ये होगा डेल x-2 अपॉन डेल x1 और dx1, फिर देखो डेल x-2 अपॉन डेल x2 dx2 एंड सो ऑन। देखो क्या होगा, ये डेल x-2 अपॉन डेल xn और dxn, ऐसे करके हम, दिख रहा है ना यार, चलो यार दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करें यार, बोर्ड भर जाता है, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, मेन चीज समझना है, ध्यान रखना। ये लिखना विखना बहुत फर्क नहीं पड़ता, लिखा तो बहुत गया बेटा किताबों में, कहाँ समझ पाते हैं। और बाकी बहुत से लोग लिखा कर डिक्टेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, लिख के तो बहुत लोग दे रहे हैं ना, मेन चीज समझना है, किताबों में लिखा तो बहुत गया है, समझना मेन है चीज है ना, समझ में आना चाहिए, बाकी तो बहुत लोग लिख कर डिक्टेट ही तो कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो फिर अच्छा, अब देखो क्या हुआ, इन जनरल अगर हम देखें, इन जनरल देखो बेटा, अगर हम यहां पर देखें तो इन जनरल देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखो जरा ध्यान से बच्चों, इन जनरल देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, देखो इसको ऐसे लिखें, देखो जैसे dx-i बराबर देखो क्या है, डेल x-i अपॉन डेल x1 dx1 प्लस डेल x-i अपॉन डेल x2 dx2, है ना, ऐसे करके। ठीक है, इसको जनरल कर रहे हैं, तो डैश 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 क्या होगा, डेल x-i डेल xn और dxn, है ना, देखो इसका फंक्शन ना, तो पहले x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल फिर टोटल, इसी को x2 के रिस्पेक्ट में पार्शियल फिर टोटल, इसी को xn के रिस्पेक्ट में पार्शियल फिर टोटल, ऐसे किया। अब देखो समझो, इसी को हम वही अपना आइंस्टीन नोटेशन, देखो जैसे कि ऐसे लिखें, क्या देखो समझो ध्यान से, सिग्मा डेल x डैश i अपॉन डेल x, ठीक है, j और dxj, ठीक है, और j कहां से कहां तक है बोलो, 1 से n तक। देखो इसमें ये क्या है, ये है डेल xj, ठीक है, और dxj, देखो ये xj को पहले 1 लिया तो ये टर्म मिलेगा कि i तो फिक्स है सब में, देखो i सब में चल रहा है, तो i तो फिक्स है, ठीक है, ये देखो j चेंज हो रहा है, j
देखो जे की जगह 1 लेंगे तो ये आएगा, जे की जगह 2 लेंगे तो ये आएगा। अब देखो आइंस्टीन ने क्या कहा, अब देखो जे एक नीचे है एक ऊपर है, देखो यहाँ पर जे नीचे है ऊपर है, तो आइंस्टीन ने कहा कि हम सिग्मा को हटा सकते हैं। तो क्या हुआ, देखो डी एक्स डैश आई, सिग्मा को हटा दो, डेल एक्स डैश आई अपॉन डेल एक्स जे और डी एक्स जे। ये आइंस्टीन ने कहा कि आप चाहें तो सिग्मा को हटा सकते हैं, और जे की वैल्यू भी क्या है 1 2 3 से लेके n तक, और हाँ आई और जे दोनों की वैल्यू 1 2 3 से लेकर के n तक है ना। आई की वैल्यू भी 1 2 3 से लेके n तक, क्योंकि देखो आई भी तो 1 2 3 से लेके n तक हो सकते हैं, देखो ये, और जे भी 1 2 लेके, देखो जैसे अब देखो इसमें क्या है ना कि बहुत सी इक्वेशन छुपी हुई हैं, इसमें n इक्वेशन छुपी हुई हैं। दो कैसे, पहले i को 1 ले लो, i को 1 लिया, ठीक है, और j को वेरी करो, i को 1 लेने के बाद j को 1 2 3 4 रखते जाओ, तो देखो ये पहली इक्वेशन मिल जाएगी। i को 2 ले लो, फिर j को 1 2 3 रखते जाओ, तो देखो दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, है ना। इसी में देखो, इसी को हमने ऐसे लिखा, इसी को ऐसे लिखा, यहीं से देखो n इक्वेशन मिल जाएंगी हमको, और उसी को हमने इन जनरल वे में ऐसे कर दिया। तो देखो इसमें क्या है ना, ये n इक्वेशन छिपी हुई है। देखो जैसे अगर हमें ऐसे लिख के दिया जाए, इसका मतलब पहले देखो अगर हमें ऐसे लिख के दिया जाए तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पहले आप i को 1 ले लो, तो i को 1 ले लो, i को 1 फिक्स कर दो, फिर j को 1 2 3 से लेकर n तक रखते जाओ, बस समझे। उसके बाद देखो i को 2 ले लो, फिर j को 1 2 3 रखते जाओ, फिर i को 3 ले लो, फिर j को 1 2 3 रखते जाओ। तो इसी में देखो ये सारे के सारे इक्वेशन छिपी हुई हैं। तो i को 1 लेंगे, फिर j को वेरी करेंगे, देखो ये मिल जाएगा, i को 2 लेंगे, j को वेरी करेंगे, देखो ये सेकंड मिल जाएगा। इसी प्रकार लास्ट में i को n लेंगे, फिर j को वेरी करेंगे, तो यहाँ से देखो ये n इक्वेशन हमको यहाँ से ये मिल जाएगी। तो ये मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल, कहते हैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल, समझो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है ये, और इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल। इस बात को जरा समझो, बात समझे, लिखो जरा इसको ध्यान से। देखो जैसे इसमें हम लोग एक क्वेश्चन करें जरा, एक देखो क्वेश्चन यहां पर दिया जाता है, देखो जैसे एक क्वेश्चन हमें यहां पर दिया गया है कि इफ फाई इज स्केलर फंक्शन ऑफ फाई इज स्केलर फंक्शन ऑफ x1 x2 से लेकर xn, ठीक है, देन शो दैट d फाई इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल xi और dxi। ये देखो यहां पर ऐसा हमें शो करना है ना। स्केलर फंक्शन का मतलब वही, ये सारे स्केलर फंक्शन ही होते हैं, वैसे तो वेक्टर होते हैं ये इन जनरल, अगर हम देखें तो पूरा का पूरा वेक्टर होता है, लेकिन जैसे बताया ना मैंने u को एक्स वाई के टर्म में लिया, v को एक्स वाई के टर्म में लिया, तो वो स्केलर फंक्शन ही माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल डायरेक्शन में स्केलर ही होते हैं। देखो जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि फाई ऐसे है, फाई इक्वल टू फाई ऑफ x1 x2 से लेकर xn। देखो वही चीज अभी बताई मैंने आपको कि जैसे d फाई निकालना है तो क्या होगा बोलो, डेल फाई डेल x डैश और dx1। पहले फाई को x1 के रिस्पेक्ट में किया, फिर फाई को करेंगे देखो x2 के रिस्पेक्ट में और dx2, फिर देखो करते फाई को करेंगे xn के रिस्पेक्ट में और dxn, बताया मैंने आपको भी। अब देखो यहां पर एक वेरिएबल
1122 ये वेरी कर रहा है, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा डी फाई डेल एक्स आई और डी एक्स आई, और आई है 1 से n तक, और सिग्मा को हटा दें। यही हमें आइंस्टीन ने बताया कि हम सिग्मा को हटा सकते हैं। ठीक है, सिग्मा को हटा सकते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई और डी एक्स आई। देखो यही हमको यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है ना। तो आई क्या हो गया, डमी सफिक्स हो गया। आई को हम क्या बोलते हैं, बोलो, डमी सफिक्स बोलते हैं, डमी सफिक्स। क्योंकि आई में हम यहाँ पर सिग्मा को हटा सकते हैं, या आई की जगह जे ले आए। जैसे यहाँ पर अगर हम जे, मैंने बताया था डमी सफिक्स, आई की जगह जे भी आ सकता है, के भी आ सकता है। क्योंकि आई की जगह अगर यहाँ जे होता तो जे भी 1 से n तक जाता, तब भी वैल्यू यही मिलती ना। आई की जगह जे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। अगर हम मान लो यहाँ ऐसे लिखते, सिग्मा डेल एफ अपॉन डेल एक्स के और डी एक्स के, और के होता 1 से n तक, तब भी तो इसका मतलब यही था ना जो यहाँ लिखा गया। देखो ये, क्योंकि k को 1 लोगे तो पहला टर्म, k को 2 लोगे दूसरा टर्म, k को n लोगे तो nवां टर्म। तो इसलिए हम i की जगह पर कुछ भी नया लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, डेल फाई डेल एक्स के और डी एक्स के, एक ही बात है। मैंने बताया था डमी सफिक्स, एक डमी सफिक्स को दूसरे डमी सफिक्स से हमेशा रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है। धीरे करके देखो हम लोग बेसिक को समझ रहे हैं, और ये समझेंगे तभी हम टेंसर को अच्छे से कर पाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब समझ में आएगा। बस स्टेप बाय स्टेप चलना है, समझ समझ के चलना है, चीज़ों को दिमाग में उतारते हुए चलना है, याद नहीं कुछ करना है। एक समझो और इसे अपने आप से लिख करके देखो तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।